हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 8 की मैथ्स अध्याय 1, जिसका नाम है परिमेय संख्या। और इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ्स के चैप्टर 1 का हम लोग सोल्यूशन भी करेंगे। तो आज इस क्लास में जो है कि वन शॉट यानी एक ही वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक की जो भी क्वेश्चन होगा, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट होगा, सभी को हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और पूरी तरह से इस चैप्टर को आज हम अंत करेंगे। तो चलिए क्लास के शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं बेसिक से। तो बेसिक में हमें जो पढ़ना है, कुछ संख्याओं के बारे में हमें जानना है। जैसे कि प्रकृत संख्या क्या होती है, प्रकृत संख्या के बारे में हम लोग सीखेंगे। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, इसे हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है, ताकि हमें क्वेश्चन को हल करने में सहायता मिले। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक पॉइंट ये सब आना जरूरी है। हालांकि बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, तो चलिए आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। और जिसको नहीं आता है, आप लोग सीखेंगे और कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और साथ ही साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? चलिए बताइए, प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? तो गिनती की संख्या के हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। किसे? तो गिनती की संख्या के हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसे? तो गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। जैसे हम लोग जो भी अपने डेली लाइफ में गिनती के लिए जो संख्या को प्रयोग करते हैं, उस संख्या को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। जैसे में 1, 2, 3, ये सब के सब क्या है? प्राकृत संख्या है। जैसे हम लोग में से बहुत से लोग जाते होंगे मार्केट करने, तो जैसे 1 केजी चावल, 2 केजी आटा, 1 केजी आलू, ऐसे लेते होंगे। जो भी हम लोग गिनती में प्रयोग करते हैं संख्या, उस संख्या को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। एग्जाम्पल की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक, ये क्या है? एक प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर को हम एन से डोनेट करते हैं, यानी एन बराबर क्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। तो ये है आपका प्राकृत संख्या। क्लियर है? फिर हमें जानना है पूर्णांक पूर्ण संख्या के बारे में, यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो जब हम प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड करते हैं, तो जो समूह बनता है संख्याओं का, उसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। डिफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग। शून्य और प्राकृत संख्या के समूह को, शून्य और प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक हम लिख सकते हैं। जैसे इसमें 1 से लेकर के इंफिनिटी तक क्या है? तो यह है एक प्राकृत संख्या है। और इसमें हम जीरो को ऐड किए थे, तो जो पूरा जो समूह बन गया, ये कहलाता है एक पूर्ण संख्या। क्या क्लियर है? अगला है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहेंगे? तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या, शून्य और धनात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को जो हम कहेंगे पूर्णांक कहेंगे। ठीक है? जैसे में ऋणात्मक प्राकृत संख्या, जैसे कि -1, -2, -3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। और धनात्मक प्राकृत संख्या 1, 2, 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। इसको जब हम सजाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये जो है कि धनात्मक प्राकृत संख्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। इधर है नेगेटिव नेचुरल नंबर।
जीरो, यानी ऋणात्मक प्राकृत संख्या, जीरो और धनात्मक प्राकृत संख्या के पूरे समूह को जो हम कहेंगे पूर्णांक कहेंगे। तो पूर्णांक को हम जेड से दिखाते हैं, किससे? तो जेड से। अगला है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? तो वैसा संख्या जो दो से डिविजिबल हो, यानी दो से विभाज्य हो, उसे हम कहेंगे सम संख्या। डिफिनेशन लिख सकते हैं, वह संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो उसे हम कहते हैं सम संख्या। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट हम अनंत तक जा सकते हैं। जैसे में हम बात करेंगे दो 8, तो 8 जो है कि दो से पूरा पूरा कट रहा है, तो 8 क्या कहलाएगा? तो 8 कहलाएगा एक सम संख्या कहलाएगा। बताओ 24 क्या है? तो 24 को जब हम दो से भाग करेंगे तो कटेगा 12 मरतबे। जब दो से कट रहा है तो कहलाएगा एक सम संख्या। क्या क्लियर है पॉइंट? आगे देखो। नेक्स्ट है विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहेंगे? तो वह संख्या जो दो से डिविजिबल नहीं हो, यानी दो से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो वो कहलाएगा विषम संख्या। एग्जाम्पल डेफिनेशन देखो, वह संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित न हो तो उसे हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे हम बात करेंगे 3 का, तो 3 जो है कि दो से नहीं कटेगा, तो ये कहलाएगा विषम संख्या। 5 दो से नहीं कटेगा, कहलाएगा विषम संख्या। 15 दो से नहीं कटेगा, कहलाएगा विषम संख्या। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ये सब क्या है? तो ये सब एक है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखो, आगे क्या है? आगे पढ़ना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो। वह संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है? डिफिनेशन देखो, वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल दो हो, एक वह संख्या स्वयं और दूसरा क्या हो? तो एक हो, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे में दो का जो गुणनखंड है, एक से कटेगा दो, चाहे दो से कटेगा। तीन जो है कि एक से कटेगा या तीन से कटेगा। चार एक से कटेगा, दो से कटेगा, और चार स्वयं चार से भी कटेगा। पांच की बात करें तो पांच एक से कटेगा या पांच से कटेगा। छह की बात करें तो एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा या छह से कटेगा। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि इस दो जो है कि इस दो का गुणनखंड कितना है? तो एक और दो है। एक तो एक है और दूसरा ये संख्या स्वयं है। तीन में देखो, तीन का भी गुणनखंड कितना है? तो एक है या तीन है? एक तो एक है, दूसरा ये संख्या स्वयं है। चार का देखो, चार का गुणनखंड क्या है? एक है, दो है, तीन, इसमें तीन गुणनखंड है। पांच में कितना? पांच में दो गुणनखंड है। तो वैसा संख्या जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड है कहलाएगा अभाज्य संख्या। यानी दो, तीन, पांच क्या है? अभाज्य संख्या। आगे और भी होगा। एग्जाम्पल क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब क्या है? एक, ये सब एक है अभाज्य संख्या, क्योंकि इन सभी का जो है कि अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितना है? तो दो होगा। इस वजह से ये सब क्या है? अभाज्य अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड दो होगा। एक तो एक होगा, दूसरा यह संख्या स्वयं हो जाएगा। आशा करते हैं टॉपिक क्लियर होगा, तो आगे चलते हैं। अगला है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। इसे हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। क्या? तो इसे हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या।
भाज्य संख्या हम किसे कहेंगे? तो वह संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो तो कहलाएगा भाज्य संख्या। वह संख्या जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे अभी लिखे थे हम 4, 6, 8, ये एक से कटेगा, दो से कटेगा या चार से कटेगा। 6 एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा या छह से कटेगा। 8 एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा और स्वयं 8 से भी कटेगा। तो ये सब का हम देख पा रहे हैं कि गुणनखंड कितना है? तो दो से अधिक है। दो से अधिक है तो कहलाएगा भाज्य संख्या, और गुणनखंड दो रहेगा तो कहलाएगा अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल देख लो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ये सब क्या है? एक भाज्य संख्या, क्योंकि इन सभी का जो है कि गुणनखंड निकालेंगे तो दो से अधिक आएगा। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मिनट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्वेश्चन बनता है। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलना। क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दो है। क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दो। तो हो जाएगा दो। और एक और क्वेश्चन बनता है सम अभाज्य संख्या। क्या है? सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या क्या है? तो इसमें देखो, जो हम लोग एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें दो एक इकलौता है कि सम संख्या, बाकी जो है कि सब के सब एक विषम संख्या आगे भी लिखेंगे ना हम, तो हमें एक विषम संख्या ही मिलने वाला है। दो एक अकेला है जो कि एक सम संख्या है। तो क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर क्या होगा? दो होगा। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी इंपोर्टेंट है ये, नोट कर लेना इसे। इसमें हम लोग देख लिए थे। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है चार। क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है चार। ठीक है, अब आगे देखो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? चलो बताओ, परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करो, किसे कहते हैं परिमेय संख्या? वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं। क्या होता है? वह संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिखते हैं उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। डिफिनेशन लिख लो। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या होता है? तो पूर्णांक होता है, और q नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल की बात करें तो 1/2, 3/7, 4/3, 5/2, ये सब के सब क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में है। तो चलो बताओ, क्या दो परिमेय संख्या है? क्या 10 परिमेय संख्या है? क्या 15 परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है। एक छुपा हुआ है तो इसे हम p बटा q के रूप में माना जा सकता है। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। डिफिनेशन लिख सकते हो कि वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या क्लियर है? बताओ, क्लियर है? जैसे में √2, √3, √5, ये सब क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p बटा q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। तो रूट के अंदर वैसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या।
चलो बताओ, क्या रूट 4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? कमेंट करो जवाब क्या है। रूट 9 क्या है? रूट 16 क्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो रूट 4 जो है कि एक होगा परिमेय संख्या, क्योंकि रूट 4 का जो होगा वर्गमूल 2 होता है। 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 हम जानते हैं परिमेय संख्या है और 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये सब का वर्गमूल निकल सकता है, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन जहां हम लिख दें कि रूट 11, तो बताओ रूट 11 क्या है? तो रूट 11 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए क्या है? एक अपरिमेय संख्या हो जाए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था आप लोगों का कुछ बेसिक पॉइंट जो कि जानना बेहद ही जरूरी था। और आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और कुछ लोगों को तो पहले से आता ही भी होगा, तो उनका रिवीजन हो गया होगा। तो देखो, इसमें जो होता है परिमेय संख्या, जो भी संख्या होता है, मान लें कि वास्तविक संख्या जो होता है, समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हम लोग बांटते हैं दो भागों में। वास्तविक संख्या को हम लोग बांटते हैं दो भागों में बांटते हैं। एक होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो अभी जो फिलहाल हमें पढ़ना है, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। और परिमेय संख्या के परिमेय संख्या को कई भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या के अंदर ही आता है प्राकृत संख्या, पूर्णांक, विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ये सभी जो संख्याएं आते हैं एक तरह के, वो भी एक परिमेय संख्या है। तो इसमें हमें जो ध्यान देना है पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या पे हमें पढ़ना है। तो मेन रूप से हमें इन तीनों संख्याओं पे अभी हमें बात करना है। और पूर्ण संख्या और पूर्णांक एक तरह का प्राकृत संख्या ही है, सॉरी, परिमेय संख्या ही है एक तरह का। ठीक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसमें पहला हमें पढ़ना है परिमेय संख्या के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। एक मिनट। परिमेय संख्या के गुणधर्म, जिसमें हमें पहला गुणधर्म पढ़ना है समवृद्ध। समवृद्ध क्या होता है? तो जैसे हम लोग कोई भी दो नंबर को जोड़ते हैं, जैसे कोई भी हम दो पूर्णांक को जोड़ेंगे, तो हमें जो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा एक पूर्णांक मिलना चाहिए। जैसे में कोई हम दो अ, कोई भी हम दो अगर परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा एक परिमेय संख्या मिलना चाहिए, तो ये समवृद्ध होगा। जैसे में देखो, हमें पहला पढ़ना है पूर्णांक के बारे में। क्या पूर्णांक समवृद्ध के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, से हमें जानना है। तो पूर्णांक के पहले पढ़ना है योग, व्यकलन यानी घटाव, गुणन और है भाग। तो पहले हम पढ़ते हैं पूर्णांक वाला में। पूर्णांक, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। नोट्स बनाते चलना साथ ही साथ। पूर्ण संख्या और, और गुणधर्म क्या है? तो गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं समवृद्ध। तो इसमें जो है कि पूर्णांक को अगर हम योग में देखें, योग, अगर हम दो पूर्णांक को जोड़ेंगे, मान लेते हैं कि दो पूर्ण संख्या, तीन भी क्या है? पूर्ण संख्या है। और
4 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो हम जोड़ के आएगा हमें 7। तो क्या 7 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो हाँ, 7 भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है। हम जोड़ेंगे 0 भी एक पूर्ण संख्या है, और 5 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। जोड़ के आएगा हमें 0 और 5 आएगा 5। क्या 5 एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ, बिल्कुल 5 एक पूर्ण संख्या है। तो जैसे 0 क्या था, एक पूर्ण संख्या था, 5 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, जोड़ने के बाद जो हमें रिजल्ट आया है, ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, तो ये जो होगा, इसको हम लिखेंगे कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लीजिएगा कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। इसको अगर इक्वेशन में लिखना है, तो दो पूर्णांक मान लेते हैं कि a और b क्या है, दो एक पूर्ण संख्या है। क्या है? दो क्या है, पूर्ण संख्या है। और इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा a प्लस बी, और a प्लस बी भी क्या होगा, अगर पूर्ण संख्या होगा, अगर पूर्ण संख्या होगा तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। क्लियर है? इस पॉइंट को लिख लेंगे, इसको मतलब बनाने के बाद नीचे लिख लेंगे कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है व्यकलन यानी घटाव। तो घटाव में देखते हैं हम लोग। घटाव यानी व्यवकलन। इसमें जो है कि दो पूर्ण संख्या, जैसे 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और 2 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसमें से हम घटाएंगे 2 में से 3, तो आएगा हमें 1, और 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 5 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसमें से हम घटाएंगे 9 को। 9 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, जब लेकिन घटाएंगे तो आएगा ये -4। अब -4 है, तो -4 एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कोई भी ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है? तो पूर्ण संख्या है, तो ए माइनस बी, बी जो है कि पूर्ण संख्या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये जो है कि, तो इसमें हम लिखेंगे जब जब हम जोड़े और जब हम इसमें घटाएं और मेरा रिजल्ट पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे क्या होगा, कि पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या व्यकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है। तीसरा है गुणन के अंतर्गत। तो जब हम दो पूर्ण संख्याओं को गुना करते हैं और हमें रिजल्ट मिलेगा पूर्ण संख्या, तो यह जो है कि पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित होगा। बात करना है गुणन में, 3 नंबर देखना है गुणन। जैसे में 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, और 4 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसे हम गुना करेंगे तो आएगा 12, और 12 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, यानी ए और बी कोई क्या है, पूर्ण संख्या है, और उसको हम गुना किए हैं, तो ए इंटू बी भी क्या है, पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या है, तो हम लिखेंगे कि पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। इस लाइन को आप लोग लिख लेंगे, गुना वाला में इस लाइन को लिखेंगे कि पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। क्लियर है? ये जो लिया गया है कठिन एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, तो इस लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिख लेंगे गुणन वाला में। और अब जो देखना है हमें भाग के बारे में, क्या भाग के अंतर्गत पूर्ण संख्या सम्मिलित है या नहीं है। तो देखो भाग के बारे में क्या होगा। चौथा पॉइंट है भाग के बारे में। जब हम दो पूर्ण संख्या, यानी 8 क्या है, पूर्ण संख्या है, और 4 क्या है, पूर्ण संख्या, जब हम भाग करेंगे तो कट के आएगा 2। यहाँ तो एक पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो गया, लेकिन जैसे ही अगर हम अ, इस 6 में हम भाग करेंगे 8 से, तो यहाँ जो हमें रिजल्ट मिलेगा, दोनों क्या पूर्ण संख्या है ना, लेकिन जैसे ही हम इसमें भाग करेंगे तो हमें जो रिजल्ट देगा यह
3/4, जो कि यह एक पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रहा है हमें। यह एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, एक परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये जो कहलाएगा, इसको हम कहेंगे, इसको लिखा तो लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो ये था पूर्ण संख्या के बारे में गुणधर्म। अगला देखो, अब पढ़ना है पूर्णांक के बारे में कि दो पूर्णांक को हम जोड़ेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या पूर्णांक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें एक लाइन लिख लो नोट में, काफी इंपोर्टेंट लाइन है। नोट, देखो इस नियम में जो है कि समृद्ध पूर्ण संख्या जो है कि समृद्ध नियम का कौन कौन पालन किया, तो योग में क्या था, समृद्ध है, और गुणन में क्या है, समृद्ध है। यहाँ से देखेंगे कि पूर्ण संख्या योग तथा गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, घटाव और गुणा के लिए समृद्ध नहीं है। क्लियर है, केवल योग और गुणन के लिए समृद्ध है। अगला पॉइंट देखो, अगला है पूर्णांक के बारे में जानना है क्या, दो पूर्णांक को हम जोड़ेंगे तो मेरा रिजल्ट है कि एक पूर्णांक आएगा या नहीं आएगा। तो इसमें देखो, योग पहला क्या है, योग, योग है। तो योग के अंदर समृद्ध, जब दो पूर्णांक को हम जोड़ रहे हैं, -6 और +5 को हमने जोड़ा तो हम रिजल्ट आया -1, जो कि एक पूर्णांक है। उसी प्रकार -5 में हम जो -7 में हम जोड़ रहे हैं -5, जो कि एक पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक हमें प्राप्त हो रहा है, दो पूर्णांक को जोड़ने पे हमें एक जो रिजल्ट होगा जोड़ने के बाद, वह भी एक पूर्णांक है, तो कहलाता है। तो पूर्णांक पूर्णांक योग के अंतर्गत सम्मिलित है। जैसे तुम देखो, -8 क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है, तो है, एक पूर्णांक है। इसमें हम जोड़ देते हैं 5 को तो हमें रिजल्ट आएगा -3। क्या -3 पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक है ना। तो ये जो है कि योग के पूर्णांक योग के अंतर्गत सम्मिलित है। उसी प्रकार जब हम घटाते भी हैं, यानी व्यकलन भी करते हैं दो पूर्णांक को, जैसे में -8 और -5 को अब हम घटाएंगे तो हमें रिजल्ट आएगा 8×5 = 13, यानी -13 आएगा। -13 एक पूर्णांक है। तो इसमें हम कहेंगे कि पूर्णांक व्यकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। सेम गुना में हो जाएगा कि दो पूर्णांक को हम -8 को हम गुना करेंगे 5 से तो आएगा -40, तो -40 का एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो ये भी क्या है, पूर्णांक गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है, पूर्णांक गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। जब इसको हम भाग करेंगे इसको, तो -8 को हम भाग करेंगे 5 से, तो ये आएगा 8/5, जो कि एक पूर्णांक नहीं, यह एकाएक भिन्न है। और भिन्न है, हमें चाहिए क्या, हम जो हम दो प्रोडक्ट को जोड़ रहे हैं, वही मेरा रिजल्ट भी आना चाहिए। जैसे दो पूर्णांक को हम जोड़े तो हमें रिजल्ट जो आना चाहिए जोड़ने के बाद, हमें पूर्णांक आना चाहिए। जब हम दो पूर्णांक को हम भाग कर रहे हैं तो जो हमें रिजल्ट आएगा एक पूर्णांक आना चाहिए, तो वो कहलाएगा समृद्ध। लेकिन यहाँ पे जो है कि हम दो पूर्णांक को भाग किए तो हमें रिजल्ट मिला एक भिन्न में परिमेय संख्या मिला, जो कि एक क्या है, समृद्ध के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसमें जो है कि योग, व्यकलन और गुणन क्या है, तीनों समृद्ध के अंतर्गत है, लेकिन भाग इसके अंतर्गत में नहीं आ रहा है। तो इसमें नोट करके लिख लेना, इसमें लिख लेना नोट्स में, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। पूर्णांक, पूर्णांक जो है कि योग
व्यवकलन 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 तथा गुणन के अंतर्गत व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या क्लियर है पॉइंट? एक मिनट, जो आप लोग नोट करो इसे। जब दो पूर्णांक को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा एक पूर्णांक ही मिलेगा। तो इसलिए योग, व्यवकलन और गुणन जो है कि समवृत्त के अंतर्गत आते हैं। क्या क्लियर है पॉइंट? तो हम चलते हैं आगे, जो तीसरा है हमें। अब हमें जानना है परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में जानना है हमें अब, कि जब हम दो पूर्णांक को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो क्या हमें रिजल्ट एक पूर्णांक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहले हम देखते हैं योग, कि जब हम दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा। हेडिंग लगाएंगे आप लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या योग, जैसे हम जानते हैं कि 1/3 क्या एक परिमेय संख्या है, और 1/6 भी क्या है परिमेय संख्या है। जोड़ने के बाद जो आएगा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6, 2 मरतबे तो गुना 2 + 1 आएगा 3/6, और 3/6 भी क्या है परिमेय संख्या है। यानी हम लिखेंगे इसमें कि परिमेय संख्या जो है कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। सेम काम अगर हम घटाओं में करें, बी, व्यवकलन, यानी इसमें घटाव भी कहते हैं। तो इसी 1/3 को हम घटा देंगे 1/6 से, तो हमें रिजल्ट क्या आएगा, एलसीएम आएगा 6, 2 - 1, 1 घट के आएगा 1/6, और 1/6 क्या है परिमेय संख्या है। तो हम क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। क्लियर है? तीसरा आता है इसमें गुणन। हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में, गुणन। 1/3 परिमेय संख्या है, इसे हम गुना कर रहे हैं 1/6 से, दिया जाएगा 1/3618, और ये भी क्या है परिमेय संख्या है। यानी इसमें हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या भाग के लिए अप्लाई होगा यह? 1/3 डिवाइडेड बाई 1/6, जब इसको हम गुना करेंगे ये क्या होगा, पलट जाएगा, ऊपर जाएगा 6, एक कटेगा नीचे, कट के कितना है, कट के आएगा 2, और 2 क्या है परिमेय संख्या है। तो यानी जो है कि परिमेय संख्या गुणन, अ, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग चारों के लिए क्या है, यह सम्मिलित है। तो यहाँ से हम लिखेंगे नोट में, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या योग, व्यवकलन, गुणन तथा तथा भाग के लिए, भाग के अंतर्गत अंतर्गत सम्मिलित है।
परिमेय संख्या क्या होगा, ये चारों के लिए समृद्ध होगा। तो ये था जो समृद्ध। अब अगला जो पढ़ना है हमें, क्रम विनिमेयता। क्या पढ़ना है, क्रम विनिमेयता। इसमें हमें पहला पढ़ना है पूर्णांक के बारे में। देखो परिमेय संख्या को इसमें अगर हम शॉर्ट में समझे क्रम विनिमयता को, तो क्रम विनिमय जो है ना, कोई भी संख्या हो तो क्रम विनिमय नियम जो है कि संख्या कोई भी हो, क्रम विनिमयता, यह जो नियम है केवल योग और गुणा के लिए लागू होगा। योग और गुणा, इस नियम का पालन करता है। ठीक है, ये जो क्रम विनिमय नियम है, केवल केवल योग और गुणन इस नियम का पालन करता है, बाकी कोई घटाव और भाग के लिए यह नियम सत्य नहीं होगा। जैसे में कि कोई भी पूर्ण संख्या, जैसे कि 3 एक पूर्ण संख्या है और 5 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, जोड़ेंगे तो आएगा 8। अब इसके क्रम को चेंज करो, 5 बाद में था तो 5 को पहले लिखो और 3 को कर दो बाद में, फिर भी हम जोड़ेंगे तो हमें आएगा 8। क्या दोनों इक्वल है ना, यानी हम कह सकते हैं कि 3 + 5 बराबर होता है 5 + 3 के। तो यही क्या है, क्रम विनिमय नियम। लेकिन इसको जब जैसे हम इसमें घटाव के लिए अप्लाई करेंगे ना, जैसे देखो 3 माइनस करेंगे 5 तो हमें आएगा आंसर -2। लेकिन जैसे इसको हम क्रम का चेंज करेंगे तो -3 में से घटाएंगे, जैसे 5 में से घटाएंगे हम -3 को तो आएगा हमें +2, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए घटाव के लिए यह नियम सत्य नहीं है, केवल गुना और जोड़ के लिए नियम सत्य है, चाहे संख्या कोई भी हो। इस पे ज्यादा हम चर्चा नहीं करते हैं। देखो योग के लिए क्या हो गया, योग के लिए क्या है, क्रम विनिमय नियम है। व्याकरण के लिए नहीं है, गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम है और भाग के लिए नहीं है। तो केवल गुणन और योग के लिए है। सेम हो जाएगा पूर्णांक में, योग के लिए होगा, व्यकलन यानी घटाव के लिए नहीं होगा, गुणन के लिए है और भाग के लिए नहीं होगा। तो हुआ किसमें, योग के लिए और गुणन के लिए होगा, ये दोनों के लिए नहीं होगा। क्लियर है, सेम परिमेय संख्या में आएगा। यह नियम केवल किसके लिए होगा, तो योग के लिए सत्य होगा, इसके लिए सत्य नहीं होगा व्याकरण के लिए। और किसके लिए, तो होगा गुणन के लिए हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, तो योग और गुना के लिए सत्य होगा इस नियम। क्या क्लियर है, इसको एक्सप्रेशन से समझा जाए तो इसमें a + b बराबर होगा b + a के। ठीक है, इसमें हम देखें घटाव में तो a - b बराबर नहीं होगा b - a का। जहाँ पे बराबर होगा क्रम के चेंज करने पे, वही क्या होगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। बात करेंगे गुणन में, तो गुणन में जो है कि b बराबर होगा b × a का। कैसे, तो 3 × 2 आएगा 6 और 2 × 3 भी क्या आएगा, तो आएगा 6। यानी हम कह सकते हैं कि 2 × 3 बराबर होगा 3 × 2 के। यही क्या है, क्रम विनिमय नियम है। और भाग के लिए बात करेंगे तो a /
बी बराबर नहीं होगा बी भागे बी के। क्या इस पे एग्जांपल देके बताएं? जैसे देखो 8 में हम भाग करेंगे 2 से तो हमें रिजल्ट आएगा 4, लेकिन जैसे ही हम दो दो में हम भाग करेंगे 8 से तो हमें रिजल्ट आएगा 1/4 जो कि दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर है? सेम इसमें है। अब हम चलते हैं साहचर्यता नियम, साहचर्य नियम, साहचर्यता। इसमें जो है कि कोई तीन संख्या दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? तीन संख्या। पहले पूर्णांक के लिए हम बात करते हैं और पूर्ण संख्या के लिए क्या है? पूर्ण संख्या। इसमें कोई तीन संख्या देगा। पहले मान लेते हैं कि ए बी सी कोई तीन पूर्णांक हैं। अभी कोई भी तीन पूर्णांक हैं तो ए प्लस बी को कर देंगे एक साथ प्लस सी बराबर होगा ए को छोड़ो और बी प्लस सी को एक साथ कर दो। दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। यही क्या है? एक साहचर्य नियम है। खैर तो इसे आप परिमेय संख्या पे अप्लाई करो, परिमेय संख्या पे या पूर्णांक पे या पूर्ण संख्या पे। तो यह जो नियम है योग के लिए तो यह नियम समृद्ध हो जाएगा, दोनों इक्वल आ सकता है। लेकिन घटाव के लिए देखो क्या होगा इसमें। जब इसमें हम घटाव करेंगे पहले देख लो योग के लिए 3 4 5 कोई भी क्या है? तीन पूर्णांक है। इस तीन यह तीन पूर्णांक को हम 3 + 4 को एक साथ करते हैं। यह योग के लिए मेरे भाई। अब प्लस इसमें हम करते हैं 5 तो 4 और 3 क्या आएगा? 7 आएगा। 7 + 5 आ जाएगा 12। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे? अब हम 3 को छोड़ेंगे और 4 + 5 को करेंगे एक साथ। तो 3 5 4 9 और 9 3 आएगा 12। तो क्या दोनों इक्वल है ना? तो ये क्या है? साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। इसमें लिखेंगे कि पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या जो है कि साहचर्य नियम पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। देखो साहचर्य नियम पूर्ण संख्या में जब दोनों इक्वल आएगा तो यहाँ पे लिख देना कि योग साहचर्य है। लेकिन व्याकलन में क्या होगा? देखो जब घटाव हम करेंगे इसमें व्यवकलन व्यवकलन यही तीन पूर्णांक को हम 3 में से हम घटाया 4 को पहले कर दिए एक साथ और इसको फिर हम कर दिए बाहर। अब देखो वहां पे क्या हुआ? 4 और 3 7। सॉरी घटा रहे हैं ना, तो यहाँ से घट के आएगा -1। तो -1 इधर क्या है? -5 तो आएगा -6। लेकिन जब इसको हम 3 को करेंगे बाहर 4 -5 तो यहाँ से -3 यहाँ से आ जाएगा -1 -1 और इधर ये क्या है? माइनस से तो ये बना तो इसको बना देगा प्लस। तो +1 तो यहाँ से आ जाएगा 4। दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग कि व्यकलन साहचर्य नहीं है। तो साहचर्य नियम भी जो है कि साहचर्य नियम भी केवल योग और गुणन के लिए सत्य होगा। क्या होगा? साहचर्य नियम यह भी जो है कि केवल योग और गुणन के लिए सत्य है।
चाहे संख्या कोई भी होगा, सहचर नियम केवल योग और गुणन के लिए सत्य होगा। जैसे गुना हम करेंगे, जैसे कोई भी तीन गुण ले लेंगे हम, संख्या 3 गुना 4 गुना 5, और इसको हम करेंगे गुना एक साथ, तो आएगा 4 तिहाई 12, फिर 12 में गुना है 5 से तो आएगा 60। ठीक है। अब 3 गुने 4 गुने 5, 4 5 को हम कर लेंगे एक साथ, तो 3 गुने 4 5 20, फिर भी कितना आएगा 60 आएगा, दोनों इक्वल आ रहा है, यानी ये क्या है, सहचर्य है। गुणन क्या है, सहचर्य है। तो सहचर्य नियम में केवल योग और गुणन आता है। क्रम विनिमय में योग और गुणन आएगा, व्यकुलन यानी घटाव और भाग नहीं आता है। सेम इसमें हो जाएगा, चाहे संख्या कोई भी हो। क्लियर है। पूर्णांक के लिए भी सेम है। योग क्या है, सहचर्य होगा, व्यकलन सहचर्य नहीं होगा। गुणन क्या है, सहचर्य है, और भाग सहचर्य नहीं है। सेम बात होगा परिमेय संख्या के लिए। परिमेय संख्या के लिए सेम बात होगा, जो योग होगा सहचर्य होगा, योग क्या हो जाएगा, सहचर्य होगा। व्यवकलन, व्यवकलन सहचर्य नहीं होगा। गुणन क्या हो जाएगा, सहचर्य होगा, और इसमें भी भाग सहचर्य नहीं होगा। क्लियर है, सेम बात है इसके लिए। अगला जो जो हमें टॉपिक पढ़ना है, शून्य की भूमिका। शून्य की क्या भूमिका है। तो अगर हम शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, शून्य से हम किसी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या में हम गुणा कर देंगे, तो उसे बना देगा जीरो। शून्य से गुणा करेंगे तो वो बना देगा, जैसे हम किसी संख्या में शून्य से गुणा करेंगे तो क्या सभी को जीरो बना देगा। ठीक है, इसलिए शून्य से दूर ही रहना, नहीं तो वो क्या करेगा, अपने जैसा तुरंत बना देगा। ठीक है। या किसी संख्या में हम शून्य को जोड़ेंगे, किसी भी संख्या में हम शून्य को जोड़ेंगे तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 में हम जोड़ेंगे शून्य तो हमें 2 ही प्राप्त होगा। हम 10 में जोड़ेंगे जीरो को तो हमें 10 मिलेगा। हम 100 में जोड़ेंगे जीरो को तो हमें 100 ही मिलेगा। हम 51 में जोड़ेंगे जीरो को तो हमें क्या मिलेगा, 51 ही मिलेगा। क्लियर है। यानी जीरो को हमें जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गुना करने पे जीरो बना देगा। ठीक ना। तो हमें पढ़ना है अभी फिलहाल जोड़ के बारे में। तो यहाँ पे देखो, जब हम 2 में जोड़े हैं जीरो को तो हमें जीरो मिलेगा, या हम सॉरी, 2 में हम जोड़ेंगे जीरो को तो हमें 2 प्राप्त होगा, या हम जीरो में जोड़ेंगे 2 को तो हमें 2 प्राप्त होगा। यानी कि जो संख्या था, जिस संख्या में हम जीरो को जोड़ेंगे वही संख्या रह जाएगा, या जीरो में हम जो संख्या को जोड़ेंगे वही संख्या हमें रिजल्ट आने वाली है। ठीक है। तो परिमेय संख्याओं के योग के लिए, परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। इस पे क्वेश्चन बनता है। जीरो को हम कहते हैं, जीरो को हम क्या कहते हैं, तो जीरो को हम कहते हैं योग तत्समक, योग तत्समक। क्यों, जीरो क्या है, एक योग तत्समक है, क्योंकि इसको हम किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो कहलाएगा योग योग तत्समक। क्लियर है। आगे है वन की भूमिका। वन से हमें किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वन को हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक। वन क्या है, तो वन है गुणात्मक, गुणात्मक तत्समक, तत्समक। और जीरो क्या है, तो जीरो है योगात्मक, योगात्मक तत्समक। मतलब ये
कि 1 से हम किसी संख्या में गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 को हम किसी संख्या में योग यानी जोड़ेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अगला है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरितता यानी वितरण नियम के बारे में। जैसे कोई भी ए से हमें गुना करना है बी प्लस सी में, तो ये जो है कि ए दोनों के साथ गुना होगा। एक बार ए के साथ, बी के साथ, और एक बार गुना होगा सी के साथ। ए इंटू बी, अब प्लस हो जाएगा बी इंटू सी। जैसे में कि 3 से हमें गुना करना है 8 प्लस 4 में, तो इसको बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि 3 को रहने दो जस के तस, और 8 4 12, और 12 3 36 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इस 3 से दोनों में गुना कर दो, तो दोनों में गुना करेंगे तो 8 3 3 गुने 8 प्लस 3 गुने 4, तो 4 त्याई 8 3 24, प्लस 4 3 12, फिर भी हमें क्या आएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ई क्या है, वितरण नियम पे है कि 3 जो है कि दोनों के साथ क्या हो रहा है, तो बंट रहा है, यही था इसमें। चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, देखो ए से हम गुना कर रहे हैं बी माइनस सी में, तो ये जो है कि दोनों में बटेगा, तो ए इंटू बी या माइनस बी इंटू सी, यही क्या है, वितरण नियम है। तो आई होप कि आप लोग जो थ्योरी था और जितना बेसिक पॉइंट था ये सभी आप लोग समझ गए होंगे। अब जो हमें हल करना है, प्रश्नावली को हल करते हैं। प्रश्नावली 1.1, और इसमें मात्र यही क्वेश्चन था, इसमें थ्योरी जरा था। इसमें केवल ही थ्योरी ही समझना था, और क्वेश्चन इसमें कुछ है कहाँ, बस यही क्वेश्चन एनसीईआरटी का। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें इसमें कौन सा गुणधर्म उपयोग किया गया उसका नाम लिखना है। तो पहला क्वेश्चन में है कि -4/5 में गुना किया 1 से, या 1 में गुना किया -4/5 से। तो अभी तो हम पढ़े थे 1 की भूमिका, यानी 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पे, या 1 में किसी संख्या से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उस नियम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो गुणात्मक तत्समक। क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक, तत्समक। तो पहला क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक। दूसरा देखो, दूसरा क्या कर रहा है, -13/17 में गुना किया है -2/7 से। अब क्या किया, पहले कर दिया -2/7, इसको कर दिया बाद में, तो इसमें क्या किया, क्रम को चेंज किया है, यानी क्रम विनिमय नियम। क्या होगा, तो गुणन का क्रम विनिमय नियम, तो क्रम विनिमयता, क्या हो जाएगा, क्रम विनिमयता दूसरा का। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा का होगा, जैसे में हम्म, तीसरा का हो जाएगा कि कोई भी मान लेते कि संख्या है 3/4, तो इसका जो प्रतिलोम होगा यानी उल्टा 4/3, और इससे हम गुना करेंगे तो कट के माना गया 1, यानी इसमें क्या किया है, तो गुणात्मक प्रतिलोम किया है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। और दूसरा क्वेश्चन का क्या नियम बोलता है कि बताए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इतना के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। इसमें देखो 1/3 को किया है बाहर, और 6 और 4/3 को एक साथ लिया है, और इसमें 1/3 और 6 को किया एक साथ, यानी अभी हम पढ़े थे ए इंटू बी इंटू सी,
ए इंटू बी इंटू सी, जहाँ ए और ए को छोड़े हैं और बी सी को एक साथ किए हैं और इक्वल ये होता है। अब ए इंटू बी को करेंगे एक साथ और सी को करेंगे बाहर, और इस नियम को हम क्या कहते थे? तो गुणन का सहचर नियम, यानी ई क्या होगा? तो दूसरा का आंसर होगा जगह सहचरता। सहचरता कौन सा नियम है? सहचर्य नियम है। तो बस यही बेसिक सा क्वेश्चन था इसमें, और बस इसमें गुणधर्म का नाम बताना था। तो आई होप कि आप सभी को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, जिसमें हम लोग आज चैप्टर 1 को पूरी तरह से बेसिक प्लस जो भी थ्योरी था और कंसेप्ट और चैप्टर को हम लोग खत्म किए हैं। तो सेशन कैसा लगा है आप लोग अपना कमेंट कर बताएंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे, अगले वीडियो में आप लोग का डाउट लिया जाएगा, और जो भी लोग कमेंट करेंगे उनका अगले वीडियो में नाम भी लिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आज का सेशन कैसा लगा। अगर चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।